गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि जो भारतीय कपड़ा है उसका इतिहास क्या रहा और भारतीय कपड़ा बुनकर कौन थे, भारतीय कपड़ा जो सूत मिलों में बनाया जा रहा था उसका विरोध क्यों किया जाने लगा और उसमें ऐसी क्या विशेषताएं थी कि संपूर्ण भारत में उसको पसंद किया जाता था। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल थी वो 1854 में बम्बई में स्थापित की गई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो मिट्टी आवश्यक होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी की। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा, क्योंकि देखो कारखाने जहाँ स्थापित किए जा रहे हैं और वहाँ पर कच्चा माल प्रोवाइड किया जा रहा है, इजीली मिल रहा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना, क्योंकि कच्चा माल भी वहीं मिल रहा है और उस माल को तैयार भी वहीं किया जा रहा है, तो फ़ायदेमंद होता है। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी, क्योंकि कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों में के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या क्या थी कि सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि देखो जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो क्या खरीदता है कि जो चीज़ सस्ती होगी उसे खरीदेगा। लेकिन ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योग को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारत सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो काफ़ी पता है ना, युद्ध होता है इसमें जान माल की हानि होती है और आर्थिक हानि भी बहुत सहन करनी पड़ती है, और ऐसे में बाहर से कपड़ा नहीं आ रहा था, तो जो भारत में ही कपड़ा तैयार हो रहा था उसकी डिमांड बढ़ गई। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये तो था हमारा कपड़े का सूती। अब हम पढ़ते हैं जो लोहा इस्पात का था उसका क्या है। भारतीय इस्पात और लोहा धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है, जानते हो ना, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र, मैसूर के सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में जो सुल्तान था, मैसूर के सुल्तान हैं, उन्होंने 4 युद्ध किए थे अंग्रेज़ों के साथ में। वे वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। चौथा जो आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहा कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। मतलब ये जो तलवार की विशेषता थी टीपू सुल्तान की, वो क्या थी कि उसमें जो इस्पात यूज़ किया जा रहा था, लोहा यूज़ किया जा रहा था, उसकी अपनी विशेषता थी कि उसमें कार्बन के बेहद सूक्ष्म कण मौजूद थे।
टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन प्रगलन मतलब जो गलाने वाली भट्टियाँ होती ना, वो प्रगलन भट्टियों में वो स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोहा और किस किस को मिला के बना रहा है यहाँ पे? लोहा। इस लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियाँ मतलब मटकों में रख दिया जाता था। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं को 4 साल 1818 से 22 तक का अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतने प्रचलित वुड्स स्टील का निर्माण 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुका था। तो जब इतना अच्छा था ये स्टील, इसकी धार इतनी पैनी थी जिससे तलवार जो बनाई दुश्मन को एक ही वार में मतलब उसके लोहे के कवच तक को काट देती थी। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इसका पूरी तरह से लुप्त हो गया? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही ये तलवार और हथियार उद्योग अपने आप ही समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से बनाए गए लोहे और इस्पात ने ले लिया। तो इसका जो इतिहास है कि भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग को क्यों समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह इंग्लैंड का लोहा और इस्पात उद्योग आ गया, इसका अध्ययन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।